जी, इस वक़्त हमारे साथ जाम कमाल ख़ान साहब जो कि साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान हैं, वो हमारे साथ बलूचिस्तान हाउस में मौजूद हैं। और जाम कमाल साहब, सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एक साज़िश की गई, जिसके बाद बज़िंजो साहब वज़ीर आला बने। तो क्या आप उस साज़िश के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। यकीनी तौर पे एक एपिसोड जो पिछले 6-8 महीने पहले गुज़रा, लेकिन ये 6-8 महीने का एपिसोड नहीं था, ये स्टार्ट हुआ था 2018 में जब हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके जीत के आए थे। समहाउ मेरे ख़्याल जब एक नया सिलसिला गवर्नमेंट के अंदर एक गवर्नेंस के हवाले से शुरू हो रहा था, तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने एक बड़े अच्छे अक्सरियत में और फिर बाकी जो आज़ाद लोगों ने हमें जॉइन भी किया था। एक ज़हन ये बन रहा था कि बलूचिस्तान को गवर्नेंस की तरफ अच्छी तरीके से ले जाएंगे, चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी की तरफ, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को थोड़ा बहुत अडॉप्ट करते हुए, मैनेजमेंट के मैटर्स को थोड़ा सही देखते हुए गवर्नेंस को पूरे सूबे में अच्छा करेंगे, ताकि डिलीवरी हो, पब्लिक को उसका फ़ायदा मिले। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद इस हैबिट के या इस तरीक़ेकार हुकूमत के यूज़ टू नहीं थे। अमूमन बलूचिस्तान में एक ऐसा माहौल रहा है कि जहाँ पे लोगों ने आइसोलेशन में काम किया है और पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा तरजीह दी है बनस्बत सूबे के। और जब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये सारी चीज़ों की तरफ हम जाते रहे, तो ये चीज़ 2018 से ही शुरू हुई। उसमें हर 3-4 महीने बाद एक एपिसोड जनरेट होता था। कुद्दूस बिसंजो साहब का तो ये आप समझिए ये कोई 4th या 5th अटेम्प्ट था। तो वो पहले दिन से ही उन्होंने अटेम्प्ट शुरू किए थे। कभी एक दफ़ा आपने देखा होगा लाहौर गए, कभी इस्लामाबाद आए, कभी नाराज़ हुए, कभी फिर ठीक हुए, फिर नाराज़ हुए। लेकिन आखिर में जब फाइनली जब ये चीज़ आई, तो सबसे बड़ा ताज्जुब हमें ये लगा कि शायद ये मुमकिन हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ी हमारी कंटेंशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी रही है, कि आखिरी दफ़ा जब ये सारे एपिसोड चल रहा था, तो हमने फेडरेशन और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से ये महसूस किया कि उन्होंने अपने आप को इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रखा। और कोई चीज़ जो चल रही हो, उसके हाँ में हाँ अगर उन्होंने नहीं मिलाया, तो उनके बहुत सारे, जैसे वहाँ गवर्नर बलूचिस्तान या जो भी हालिया में कासिम सूरी साहब हैं, या 1-2 और लोग हैं, तो उनकी एफ़िलिएशन उन ग्रुप्स के साथ ज़्यादा बढ़ गई जो हमारे मुखालिफिन में थे। और फिर वो सारा सिलसिला जिस तरह अनफ़ोल्ड हुआ, लोगों ने कहा कि जी आपके साथ अक्सरियत नहीं है। हालाँकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हुआ, तो उस दिन भी हमारे साथ तकरीबन 30 लोग तो हमारे साथ खड़े थे। 3 लोग जो गए, वो भी वो लोग गए जिसकी मैं मिसाल आज के एपिसोड में भी देना चाहता हूँ, कि जहाँ प्राइम मिनिस्टर साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बात आती है कि देखें जी, लोगों को अपनी ज़मीर का फ़ैसला करना चाहिए, तो ज़मीर का फ़ैसला तो उस दिन भी था। तो सादिक सिंजरानी साहब हुए या कुद्दूस बिजेंजो साहब हुए, सूरी साहब हुए, गवर्नर हुए, या बाकी लोगों ने जिन्होंने अपना एक किरदार, बल्कि पीटीआई के एक सेनेटर थे जो बड़े इस पूरे मुहिम में एक्टिव थे। तो उस दिन जब ज़मीर का फ़रोश हुआ, उस दिन ज़मीरों का ख़रीद फ़रोख्त हुआ, तो उस वक़्त ये क्या वजह थी कि वहाँ आज का नैरेटिव अप्लाई नहीं हो रहा था। हाँ, या तो अगर आप कहें कि ठीक है जी, बलूचिस्तान के लिए हमारी पॉलिसी डिफरेंट है और जब वफाक में आए तो पॉलिसी डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये तज़ाद बिल्कुल नहीं चल सकता कि कहीं हम उसको अडॉप्ट करवाएँ, कहीं ना करवाएँ। अगर हमने पॉलिसी रखनी है, और यही कुछ वजूहात हैं जिनकी वजह से चीज़ों ने थोड़ा मुख्तलिफ टर्न लिया, तो खैर वो सिलसिला चला। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर फिर एक इतना बड़ा रिफ्ट परसेप्शन के हवाले से कायम किया गया कि मजबूरन फिर मुझे और दोस्तों के साथ मिलकर ये बात हमने देखनी पड़ी कि इससे पहले कि पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो, ठीक है हमारी ये कोई मिल्कियत नहीं है, आज सियासी तौर पे हम इसको छोड़ सकते हैं, कल को आदमी फिर ट्राई करेगा या कोई ऐसा माहौल बनेगा। तो वो फिर सारी सिचुएशन हुई, लेकिन इसमें सिर्फ सियासी मामलात नहीं थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फेडरल की तरफ से बहुत सारे लोग एक्टिव थे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ लोग एक्टिव थे। कुछ यकीनी तौर पे ऐसे लोग भी एक्टिव थे जिनके हवाले से आपने देखा होगा, यार मोहद्दीन साहब ने बड़ी वजाहत की कि हुँ। जी यहाँ तो फाइनेंशियल मैटर भी चला है। बिल्कुल, तो क्या आप आ, मानते हैं कि पैसे भी चले हैं आपकी हुकूमत गिराने में? देखिए जी, मैं इस बात पे तो अगर आप मुझे कहें कि आपके पास कोई ठोस सबूत हैं, और ठोस सबूत के हवाले से ये चीज़ें ज़ाहिर ही हुई, लेकिन एक चीज़ तो बड़ी ज़ाहिर है कि अगर आप अपने मेंबरान को 1 महीने तक 5 स्टार होटलों में ठहराते हैं, आप उनको मोबिलाइज़ करवाते हैं, आप उनको कई जगह पे बिठाते हैं, तो 1 महीने के अंदर ये 20-25 लोगों को कहीं बिठाना, होटल्स के अंदर रखना, एक एक्सपेंस तो है। हुँ। तो वो एक्सपेंस किसी ने तो किया होगा,
या तो कुदूस बिजेंजो साहब कहे कि जी ये मैंने अपनी जेब से किया है, तो कल को हम कुदूस बिजेंजो साहब से ये भी पूछ सकते हैं कि जी आपकी आमदनी क्या है, आप टैक्स कितना देते हैं, आपका जो वाइट मनी है वो किस तरफ से आता है, स्पीकर की तनख्वाह में तो इतना पैसे नहीं है, और नहीं आपने कोई कारोबार अपने इनकम टैक्स में शो किया है, तो ये पैसा तो किसी ने डाला होगा। तो ये दिन में अगर कोई 10 15 20 लाख रुपए का खर्चा है तो एक महीने में लगा दें तो 6 8 करोड़ तो लगे होंगे। तो इसका मतलब है पैसा इन्वॉल्व है, ये एक्सपेंसेस ये सारी चीज़ों को कोई बेयर कर रहा था। और अगर इस लिहाज तक वो इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बाकी जो पैसों का जो एक इल्ज़ाम या एक बात आई है तो यकीनी यकीनी तौर पे वो बड़े तादाद में हो सकती है, और उसको हम आज बलूचिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी में देख भी रहे हैं कि जैसे कि अभी किसी ने कहा कि जी पंजाब के अंदर बड़ा आम हो गया था कि डीसी की तब्दीली। मैं नहीं कह रहा, एक गवर्नर उस सूबे के जो एक्स थे वो खुद कह रहे हैं कि जी डीसी की सीट बिकती थी, एससी की बिकती थी, एसपी की। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल हमने हुकूमत जब चलाई बलूचिस्तान में, कोई ये नहीं कह सकता था कि कमिश्नर, सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को पैसों पे लगाया गया। ये ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ तो ऑन रिकॉर्ड वो बता रहे हैं कि ये हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा मैकेनिज़्म चलाया। लेकिन बलूचिस्तान के कुछ हालात मेरे ख़्याल उस दौर में ऐसे हुए, और वफाक में एक बड़ी कंटेंशन डेवलप हुई अमंग द फेडरल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और कुछ इशूज़ पे। तो कुछ लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया और एक चीज़ आगे की तरफ चली गई। तो मैं समझता हूँ कि वो जो भी हुआ, लेकिन एक लिहाज से मैं समझता हूँ कि ज़रूर बेहतर इस लिहाज से हुआ, बलूचिस्तान के लिए तो बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ। आज 6 महीने गुजर चुके हैं। आप मुझसे ना पूछें, आप बलूचिस्तान की किसी भी जगह एक कैमरा लेके चला जाएं, आप चले जाएं, अब वहाँ गवर्नेंस की बात कर लें, करप्शन की बात कर लें, लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लें, चीज़ों को आगे ले जाने की बात कर लें, तो पब्लिक का एक ओपिनियन आपके पास बड़ा खुला आ जाएगा। तो ये हमारे लिए एज अ पार्टी डेफिनेटली ये ज़रूर बेहतर हुआ कि कुछ बेंचमार्क्स निकल आए हैं कि हमने क्या काम किया और इन्होंने आके क्या काम किया, तो वो पब्लिक के सामने है, पब्लिक उसको कंपेयर करे और फिर अपना फैसला कर सकती है। बिल्कुल, तो क्या ये कंस्पिरेसी भी वन ऑफ द रीज़न्स थी जिसकी वजह से बीएपी का झुकाव फिर ऑपोज़िशन की तरफ हुआ और फिर फ़ॉर्मली बीएपी ने ऑपोज़िशन अलायंस जॉइन किया और फिर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट देने का फ़ैसला किया? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जब बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी, तो कुछ लोग ऐसे अनासिर पहले दिन से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अंदर थे जो इस पार्टी को इंटैक्ट नहीं देखना चाहते थे। कुछ अनासिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे स्ट्रॉन्ग थे जो अमूमन बड़े खुले अंदाज में बात करते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इन लोगों को आना चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन ये हो कि एक पार्टी को तोड़ के वहाँ के लोगों को अपनी पार्टी में आप ले जाएं, तो ये भी तो कहीं का उसूल नहीं है। हमारी पार्टी है जैसे भी है, लेकिन अगर आप टास्क करें और कुछ लोगों को ये नैरेटिव दें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बलूचिस्तान अवामी के अंदर से लोगों को तोड़ के लाना चाहिए ताकि ये हमारे पार्टी का हिस्सा बने, उसकी वजह बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी में कुछ अच्छे लोग भी हैं तो हम चाहते हैं हमारे साथ आएँ। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, और यही सिलसिला जो आपने देखा है इसका जो रिज़ल्ट है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी का फेडरेशन में जब ये तहरीक अदम एतमाद आई तो हमने जो एक स्टांस लिया, ये वो तकरीबन 8 9 महीने के अंदर वो सारी चीज़ें जो हुई हैं, ये उसका एक मजमूआ है। ये देखें, और एक दूसरी बात जिसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहिए, लोग कहते हैं नहीं जी देखिए ये कौन सी बात हुई कि पहले तो आप साथ थे फिर आप अलग हो गए। एक बात तो अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये हुकूमत के साथ, किसी भी हुकूमत के साथ इनका अपना एक नैरेटिव होता है। हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग अगर अपनी पार्टियों से निकल के किसी और पार्टी में जाते हैं, वहाँ तो आप अपना नैरेटिव ये डाल सकते हैं कि जी ये पाबंद है हमारे साथ, लेकिन आप किसी और पार्टी को तो पाबंद नहीं कर सकते। हमारी मर्ज़ी है, हम आपके साथ 2 साल रहें, 1 साल रहें, 5 साल रहें, ये हमारी मर्ज़ी है। अगले इलेक्शन हम आपके ख़िलाफ़ लड़ें, ये तो हमारा अपना एक प्रोग्रेटिव है जिसको हम यूज़ कभी भी कर सकते हैं। हाँ, आप अपने इत्तेहादियों को जितना अच्छा चलाएँ, क्योंकि ये गिव एंड टेक है। आपकी अगर हुकूमत कायम है तो उसमें एक हमारा एक इनपुट है, हमारे वोट्स हैं जिनकी वजह से आपकी हुकूमत ने बजट पास किया, जिसने सदारती इंतखाबात में आपकी पार्टी को सपोर्ट किया, प्राइम मिनिस्टर के वोट में सपोर्ट किया। तो इट्स अ गिव एंड टेक मैकेनिज़्म पॉलिटिकल, जिसको हमने आगे एक दूसरे के साथ चलाया। और कुछ अरसे बाद अगर हमारे आपके साथ इख्तिलाफ़ात अगर बन भी जाते हैं और अगर हम अपनी राय अलग भी कर देते हैं, जो भी वजूहत हो, तो ये राइट हमारा है और इसको डाउट नहीं करना चाहिए। ये पाकिस्तान में हर पार्टी का राइट है, चाहे वो आपके साथ स्टैंड करे या ना करे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने लोगों को अपने साथ किस तरह अच्छे माहौल में ले जाते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा कंटेंशन ये था कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी को जिस अंदाज़ में
आपको अपने साथ ले जाना चाहिए था, आप नहीं ले गए और आपने सिर्फ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के चंद लोगों को अपने साथ रखा और फिर पूरे सूबे की जो सियासत है उसका सारा इन्हिसार उन्हीं को चंद लोगों पे किया जो उन्होंने आपको गाइड किया, जो कि बहुत गलत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मैं नहीं कहूँगा बल्कि पूरे बलूचिस्तान से काबीना के अंदर कम से कम 4 से 5 लोग होने चाहिए थे। एक इतना बड़ा सूबा जिसके इंटरनेशनल रिperकशंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसका बॉर्डर लाइन अफ़गानिस्तान ईरान के साथ है, जहाँ की जो पार्टी है बहुत ज़्यादा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है, तो पूरे 3.5 साल में वहाँ से एक ही वफाकी वज़ीर और वो भी डिफेंस प्रोडक्शन में, तो वो पब्लिक के लिए क्या करेंगे? कम से कम यहाँ 3-4 लोग अगर वज़ीर होते, कोई एनर्जी में होता, कोई हेल्थ में होता, कोई एजुकेशन में होता, तो आज बलूचिस्तान के अपने-अपने हलकों में या अपने-अपने जगहों पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर ले जाते। तो ये सारा मजमू अगर आप इकट्ठा करें तो यकीनी तौर पे एक मकसद बनी, एक ऐसा एक रीज़निंग बनी कि हम एक डिफरेंसेस कायम हो गए थे और डिफरेंसेस कायम होने में डेफिनेटली फिर जहाँ पे चीज़ें बहुत डिफरेंसेस की तरफ आगे बढ़ जाती हैं फिर लोग अपना डिसीजन लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वैगमायर में है जब कासिम खान सूरी ने आर्टिकल 5 को कोट करके ऑपोजिशन का नो कॉन्फिडेंस मोशन रिजेक्ट किया। तो आपके ख्याल में इसके पाकिस्तान की फेडरेशन के लिए क्या रिप्रिकॉशंस हैं? देखिए बड़े सीरियस रिperकशंस हैं। एक चीज़ तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से डेफिनेटली बोलना चाहूँगा कि मैं टीवी पे भी देख रहा था तो लोग कहते थे देखिए जी आगे जाना चाहिए। देखिए ये कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है कि हमने 2 लोगों में इख्तिलाफ़ राय हो गया और चीज़ें आगे चली जाएँगी फिर उसको हम ठीक कर लेंगे। ये आईन पाकिस्तान का मामला है। देखिए एक है रूल्स ऑफ कंडक्टिंग अ प्रोसीजर इन द हाउस, लेकिन एक आईनी चीज़ें भी हैं। तो हमें ये पहले डिफ़ाइन करना होगा कि ये आईनी चीज़ थी या प्रोसीजरल इशू था। तो अगर प्रोसीजरल इशू था जिसके अंदर चीज़ें स्पीकर के पास या चेयरमैन सेनेट के पास एक अपना इख्तियार होता है, लेकिन कल को बड़ा अहम हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर खड़े हो जाते हैं, इलेक्शन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को अगर 100 से ज़्यादा वोट मिलते हैं और स्पीकर रूलिंग दे देते हैं नहीं जी इनको 80 मिले हैं और इन साहब को जो है 100 तो उनको मिले हैं और बस मैं डिक्लेयर कर देता हूँ और आगे भेज देते हैं और इनको अनाउंस करा देते हैं। तो ये तो फिर नो एंडिंग स्टोरी है। तो कल को लेजिस्लेशन इसी तरह होगा। कल को आपके पास किसी चीज़ को भी तब्दील करने का आइन के अंदर देखिए इसके अंदर एक चीज़ हमें ख्याल रखना चाहिए, जो अगर कोर्ट तक ये बात की रसाई भी जाती है कि इस हाउस ने पाकिस्तान के फैसले आइनी करने हैं। अगर उसका प्रोसेस गलत है तो क्या हम उसको एक्सेप्ट कर लें? तो हम तो एक्सेप्ट इस वक्त कर रहे हैं कि एक हाउस के अंदर जिसकी मेजॉरिटी है वो चीज़ होगी। वो रूल बनती है, वो लेजिस्लेशन बनती है, वो तरामीम बनती है, वो ऑर्डिनेंस बनती है। आज अगर आपके पास एक इज्तिमाई तौर पे अक्सरियत नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते, आप बजट पास नहीं कर सकते। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख़्याल से अगर इसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है कि प्रोसेस को अगर आपने डीरेल किया है, जिस प्रोसेस को होना चाहिए था तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या प्रोसेस में प्रोसीजर्स में ये तयन है कि उस दिन वोट होना था और जब तक वो टेबल्ड है तो ये तो मेरे ख़्याल फिर उसको वोट होना चाहिए था। हाँ, दूसरी बात है कि अगर क्या ये भी मुमकिन है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे कोई भी खड़ा हो जाए, वक़्त सवाल पे खड़ा हो जाए या कोई ऐसी चीज़ को नेशनल सिक्योरिटी का एक लिंक कर दे या तो नेशनल सिक्योरिटी की चीज़ को डिफ़ाइन करके उस पे एक वर्डिक्ट आए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया हो कि जी वाक़ई इस चीज़ को एस्टेब्लिश किया गया है कि ये वाक़ई मुल्क के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन सिर्फ़ मैं मेरे और आपके कहने से तो नहीं होगा। उसकी एक फाइंडिंग होती, एक फैक्ट फाइंडिंग होती, फिर उसकी एक ओवरऑल असेसमेंट होती, फिर उन ममालिक से भी पूछा जाता, उनके सफ़ीरों को बुला के पूछा जाता कि जी ये सारी बातें हुई, इसकी तस्दीक है या नहीं है। फिर जाके आप एक फ़ैसला करते हैं कि वाक़ई कि ये कि फैक्ट फाइंडिंग हुई है और ये उसकी कमीशन ने या कमेटी ने या कोर्ट के रूलिंग के बाद या कोर्ट की अपनी कमीशन ने ये फाइंडिंग्स इस्टेब्लिश की हैं और वाक़ई ये चीज़ हुई है। तो उसके बाद अगर लॉ मिनिस्टर आके एक पेश करते कि जी इसके ऊपर एक वर्डिक्ट भी आ चुका है, इस पे कमीशन ने अपनी वर्डिक्ट भी दे दी है और इसके नताइज जो हैं वो हर लिहाज से देखे गए और ये नतीजा है अब आप जाके एक स्टेप लें, तो फिर भी मेरा ख्याल एक सवाल बनता है कि क्या वो उस दौरान हो सकता था या नहीं हो सकता था। वरना तो कल को हर आदमी किसी न किसी ऐसे वर्ड को ला के यानी कल को सूबाई हुकूमतें शुरू हो जाएंगी, फिर कल को असम्बली के हर काम के अंदर ये मामला आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट यकीनी तौर पर मेरा ख्याल इसका फ़ैसला इस हवाले से ज़रूर पॉजिटिव देंगे कि ये सिर्फ़ एक प्रोसीजरल मैटर नहीं था,
बल्कि इसके अंदर जिस चीज़ को घसीट के लाया गया वो आर्टिकल 5 है। और आर्टिकल 5 डेफिनेटली उसकी डेफिनेशन अब तो सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी भी एक्सप्लेनेशन है उसको सबसे वाज़े तौर पे अदालत ही करती है। वरना कल को अगर स्पीकर ने करनी होगी और हाउस ने करनी होगी, वो तो फिर हर आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन अपने लिहाज से करना शुरू कर देंगे। तो इन चीज़ों को मेरा ख़्याल एक बहुत इम्पॉर्टेंट मोड़ पे पाकिस्तान की डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लोगों का ये ना हो कल के फिर अपने हाउसेस से एतमाद भी ख़त्म हो जाए, और फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ये सारी चीज़ों का अगर फ़ैसला अदालत से नहीं होगा फिर कहाँ से होगा। तो ये बड़ी क्लैरिटी मेरा ख़्याल आ जानी चाहिए, जिसका एक बड़ा अच्छा असर आएगा पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत पे भी आएगा, और फर्दर जो ये प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी है जिसने आगे चलना है उस पर भी आएगा। और लास्ट देखें, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तो हम सियासत करें, पार्लिमानी करें, या तो उसको मानें, या तो अगर हमने दंगा फसाद करना है तो उसको फिर बाहर करें। ये दोनों चीज़ों को मिला के तो हम नहीं कर सकते। या तो हम इस चीज़ पे कायम हो जाएं कि अगर हमने पब्लिक से वोट लिया है तो हमारे पास एक जुरिस्डिक्शन है, वो पार्लियामेंट का ही है, या तो फिर हम हिस्सा ना लें। जैसे बहुत सारी पार्टीज़ ने पाकिस्तान की हिस्ट्री में सियासत से या इलेक्शन से किनारा कश किया और हिस्सा नहीं लिया, और उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम बिलीव नहीं रखते क्योंकि यहाँ पे मसाइल हल नहीं होते। उनका एक नैरेटिव था, अच्छा था, गलत था, उन्होंने लिया। लेकिन मैं और आप जब इस बात का अहद लेते हैं कि नहीं जी हमने पार्लियामान की सियासत करनी है, इलेक्शन लड़ के आते हैं, फिर हमने उसी हाउस में ही अपना रास्ता ढूंढना है। और उस हाउस में अगर हमने किसी हुकूमत को चेंज करना है, किसी हुकूमत को रखना है, आप दें मौका। यकीनी तौर पे अगर अपोजिशन जमातें अगर अपनी अक्सरियत राय लाती हैं, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको भी इसी हाउस के थ्रू अपना एक देखें, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बीएनपी मेंगल ने, एमक्यूएम ने सपोर्ट किया तो प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस वक्त तो हमारी रिकग्निशन थी। लेकिन क्या वजह है कि आज यही पार्टियां कहती हैं कि नहीं जी, अगर अभी हमारी आपके साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में चीज़ें आगे नहीं चल सकती, हम इसी हाउस के अंदर अगर किसी और फैक्टर को या किसी और नॉमिनी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसको आप एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? आपको करना चाहिए, क्योंकि पहले आपने इसी चीज़ को एक्सेप्ट किया, और पहले हमें ऑपोजिशन ने ये बातें बोली होंगी जी आप उधर क्यों जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर है, हमने कहा नहीं जी हम जिस मौक़िफ़ में हैं हम उसको साथ आगे जा रहे हैं। तो आज आपको भी उसी मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको रियलिटी मानना चाहिए। तो पहले तो हम गद्दार नहीं थे, लेकिन आज अगर हमने किसी और की सपोर्ट की तो आपने आर्टिकल 5 लगा दिया। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मेरा ख्याल जज्बात से हटकर, ये जज्बाती फ़ैसले नहीं हैं कि 4 आदमी रोड पे चले जाएँ, कोई धरना दे दें। अब मैंने देखा था कि उन्होंने कहा कि जी रेड ज़ोन का मुआसरा कर लें। पार्टी के लोग, अभी मैंने देखा था लाहौर में होटलों के बाहर आ गए। ये तो बड़ा अजीब सा माहौल बन जाएगा। हर इंसान अपनी प्राइवेसी लगता है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, पाकिस्तान की किसी और पार्टी से हो। हमने अपनी सियासी जंग इस पार्लियामेंट के अंदर लड़नी है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने शो ऑफ पावर करना है तो उसका एक बहुत अच्छा मौका इलेक्शन में आता है। वहाँ शो ऑफ पावर करें, हमें सीटें मिलती हैं, हम आके असम्बलीज़ के अंदर अपना अक्सरियत दिखाएं और अपनी फिर चीज़ों को मनवाएं। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज हारा हुआ हूँ। आज पाकिस्तान में कितनी पार्टियां हैं जो मेरा ख्याल हारी हुई हैं, जिनके पास शायद 4-5 सीटें भी नहीं हैं, लेकिन पब्लिक उनके पास है। बलूचिस्तान की मैं आपको मिसाल देता हूँ। नेशनल पार्टी पिछली गवर्नमेंट में बलूचिस्तान में तकरीबन उनके पास 8 से 10 सीटें थी। पीके मैप के पास 8 से 10 सीटें थी, और उनकी अगर आप वोट बैंक को ही सिर्फ काउंट कर लें और फॉलोइंग अलग कर लें तो बलूचिस्तान के तकरीबन 15-20 लाख उनके फॉलोअर हैं। आज अगर वो बलूचिस्तान में धरना दे दें कि जी ये सारे जो बैठे हैं गलत हैं, देखिए हमने 10 लाख का जलसा भी कर लिया और बलूचिस्तान की अवाम ने फैसला हमारे हक में दे दिया है, तो उठा के उन सबको बाहर कर दें। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ।